हाँ देखो, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम लोगों ने देखा है कि जो गिवन एनर्जी होती है वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब गिवन फोटोन की एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं h इंटू न्यू, वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं h इंटू न्यू नॉट। याद है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जब h से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको वर्क फंक्शन मिलेगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को तुम लिख सकते हो E इंटू वी नॉट। याद है, देखा था हम लोगों ने, K मैक्स जो होता है वो E इंटू वी नॉट होता है। ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाना है वी नॉट वर्सेज न्यू का, तो जिसमें हमको न्यू को बाबू यहाँ रखना है और वी नॉट को हमको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। यानी y की जगह वी नॉट ना है, तो वी नॉट को थोड़ा अकेला किया जाए। तो एक काम करिए, बाकी इन लोगों को इधर लेके आइए, तो इस साइड में ई वी नॉट बचेगा और ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब ई को नीचे लेके जाओ, तो वी नॉट इज इक्वल टू होगा एच बाई ई इंटू न्यू और माइनस एच बाई ई और इंटू न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें एक वेरिएबल है आपका न्यू और दूसरा वेरिएबल है वी नॉट ना। कंपेयर किया जाए तो ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो ना y की जगह पे क्या आया है, अरे y की जगह पे क्या आया है, वी नॉट आया है, और x की जगह पे क्या आया है, x की जगह पे क्या आया है, न्यू आया है। ठीक है, तो कंपेयर किया जाए तो x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही ना है। लीनियर इक्वेशन है जिसको हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ध्यान से देखा जाए तो y इज इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी देखोगे तो m की जगह पे यही ना आया है h बाई ई, और c की जगह पे क्या आया है। अच्छा, इसको और अगर थोड़ा सा हम लोग ढंग से लिखें, इस फॉर्म में एग्जैक्टली ला के लिखें, तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस और ये हो जाएगा माइनस ऑफ इतना, क्या मिला जुला के एक बार फिर से ये माइनस में ही ना आएगा। तो अब ये पूरी तरीके से बदल चुका है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें m जिसको स्लोप कहा जाता है उसकी वैल्यू कितनी है, h बाई ई है, और c जिसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एच न्यू नॉट और डिवाइडेड बाई ई है। ठीक है, अब देखिए ये जो c होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। तो y एक्सिस का मतलब ये वाला ना एक्सिस हो गया, बोलिए। ठीक है, तो ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, किसी नेगेटिव पॉइंट पे कट करेगा, और नेगेटिव पॉइंट समथिंग यहाँ होना चाहिए, तो यही वो जगह होनी चाहिए माइनस एच इंटू न्यू नॉट और डिवाइडेड बाई ई। इसका जो स्लोप आया है वो पॉजिटिव आया है। स्लोप कैसा है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब हुआ कि लाइन ऐसा होगा कि लाइन ऐसा होगा। कैसा लाइन होगा, इस टाइप का लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा। तो हम लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे डॉट डॉट दे के और उसके बाद ऐसा सीधा खींचेंगे। हमने ग्राफ इस पॉइंट के इधर ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ इस पॉइंट के इधर ड्रॉ किया है। वजह क्या है, तो बाबू वजह यह है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, कैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये वो पॉइंट है जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप इस वाले इक्वेशन में आप v नॉट की जगह पे 0 डाल दीजिए। v नॉट की जगह पे क्या डाल दीजिए, आप 0 डाल दीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर v नॉट की वैल्यू कितनी है। तो अगर v नॉट की जगह पे तुम 0 डाल दोगे, इफ v नॉट बराबर क्या, तो तुमको नहीं लग रहा है कि h से h कटेगा और न्यू बराबर कितना हो जाएगा, न्यू नॉट। इसका मतलब ये वो जगह जहां पे v नॉट की वैल्यू 0 है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, न्यू नॉट। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है। बोलो ना, हाँ। तो कहने का मतलब है कि इसके आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसके पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है तो ग्राफ कहाँ से ड्रॉ हो गया? बोलिए। एक बात और, मान लीजिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लेके डिफरेंट डिफरेंट लाइट डाल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे हैं, बोलिए। तो देखिए ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज ये चेंज होगा सबका, ये सबका चेंज होगा, क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रहा है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। लेकिन ये चीज चेंज नहीं होगा, स्लोप कभी भी चेंज। स्लोप में क्या आया है? बस h आया है और e आया है। h एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ना ये बदलेगा और ना इलेक्ट्रॉन का, अरे e का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही ना होता है, अरे बोलिए ना, तो ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलेगा, ये भी आपके बस में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि स्लोप नहीं बदलने वाला है। स्लोप कैसा रहने वाला है? हाँ, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा बताओ? कांस्टेंट। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो किसी भी मेटल को ले लीजिए, कोई भी लाइट डालिए, बोलिए, ये वाला एंगल चेंज नहीं करेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए बनाइएगा ना, तो किसी के लिए ऐसा आएगा तो किसी के लिए, तो देखिए ना दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है कि नहीं। एक के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू नॉट 1 बोले तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 2 है। दोनों के लिए देखिए वाई इंटरसेप्ट भी अलग अलग आ गया कि नहीं, लेकिन दोनों के लिए एंगल हमेशा क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। ये बात याद रखना है। फर्क नहीं पड़ता है कौन सा मेटल है, फर्क नहीं पड़ता है कौन सा लाइट डाला है आपने, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो ग्राफ जो बनेगा उसका स्लोप सब सिचुएशन में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि स्लोप आया है h/e। देख लीजिए ये सब उसमें लिखा होगा, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है? हो गया, आगे बढ़े, चलिए। बोलता है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विथ चेंज इन एनोड पोटेंशियल। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है I वर्सेस V का। किसका किसका? I वर्सेस V का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? I वर्सेस V का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। और कब ड्रॉ करना है? जब इंटेंसिटी सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। इंटेंसिटी सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी, अच्छा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए? इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो बताओ। अच्छा, ये कल वाला कॉन्सेप्ट का ग्राफ है, ये आज वाला कॉन्सेप्ट का ग्राफ नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए डिफरेंट होगा कि नहीं? होगा। लेकिन इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम होगा। क्या बात कर रहे हो? तो करंट सेम ही ना होगा। अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम होगा, इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए। तो बिहार बोर्ड का भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप ऐसे ड्रॉ करिए, लेकिन गलत है ये। अरे करंट देख के कब हम इंटेंसिटीज को कंपेयर करते हैं? जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तब ना बोलते हैं कि ज्यादा करंट तो ज्यादा इंटेंसिटी। यहाँ फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग है तो करंट देख के हम लोग इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे। अब एक काम करो, कुछ ना समझ में आए ना, कुछ ना समझ में आए तो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करो ये ग्राफ कैसा बनेगा। बताओ क्या सेम है? इंटेंसिटी सेम है। अरे क्या सेम है? सॉरी, हाँ इंटेंसिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हुए भी इंटेंसिटी सेम है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक सरफेस लेते हैं, बोलिए, जिसमें हम लोग 1 2 3 4 और 5 को 12 12 12 12 और क्या 12 का भेजते हैं। अरे बोलो, तो बताओ अगर ये 1 मीटर स्क्वायर है और ये 1 सेकंड की बात हो रही है तो इस केस में इंटेंसिटी आप कितना लिखिएगा? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखिएगा। अब हमको इतना ही इंटेंसिटी चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी को हमको बढ़ा देना है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 12 12 से हम लोग कितना कर देते बताओ ना? 15 15 कर दें। अब तुम बताओ 15 15 कितना फोटोन भेजें? अरे तो 4 ही गुना भेजना होगा, तो 4 को भेजिएगा तो 15 15 15 और 15 का 1 2 3 और 4। तो इस केस में
वही 1 मीटर स्क्वायर, वही 1 सेकंड के अंदर आया है। इंटेंसिटी कितना आ गया? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल ये वो केस हो गया जिसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गया, और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अरे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका, तभी ना एनर्जी ज्यादा है। लेकिन इंटेंसिटी क्या हो गया? इंटेंसिटी सेम हो गया। तो आप बताइए, करंट को कंपेयर करते हैं, यहां पर करंट ज्यादा होगा कि वहां पर करंट ज्यादा होगा? किसमें करंट ज्यादा होगा? इसमें करंट ज्यादा होगा कि उसमें करंट ज्यादा होगा? तुम बताओ किसमें ज्यादा होगा? क्यों फर्स्ट वाले में करंट ज्यादा होगा? क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी है इसीलिए। हाँ, तुम सोचता है कि किसी दिन इनको हम पढ़ा देंगे, अब पढ़ा के फीस मांगेंगे कि आज हम आपको पढ़ा दिए, अब हमको फीस दीजिए। किसमें करंट ज्यादा आएगा? इसमें करंट ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि इसमें से 5 गो इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से 4 गो इलेक्ट्रॉन निकला है। तो याद रखो, जिसका फ्रीक्वेंसी कम, जिसका फ्रीक्वेंसी, उसमें करंट ज्यादा आएगा अगर इंटेंसिटी सेम है तो। अरे बोलो ना, तो फ्रीक्वेंसी कम इसी का ना है, तो इसका करंट ज्यादा होगा। एंड द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। तो मैं आपको एकदम डंके की चोट पे ये कह देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड का एक्सपेक्टेशन ये ग्राफ कभी हो ही नहीं सकता है। जिस खुद आदमी ने बिहार बोर्ड का ये पेपर सेट किया होगा ना, उसको भी नहीं पता होगा कि ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ, तब आपको मिल जाएगा नंबर, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। इसका सही ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप से, जिसका फ्रीक्वेंसी कम करंट उसमें ज्यादा होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा करंट उसमें कम आएगा। और अगला वाला कह रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी अलग अलग है ना, अरे बोलो ना, हाँ, तो ये एक ही जगह से निकलेगा, और जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका करंट भी ज्यादा होगा, जिसका इंटेंसिटी कम उसका करंट भी कम हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बोल रहा है यूजिंग द ग्राफ शोन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। आप इस डेटा को देखते हुए, इस ग्राफ को देखते हुए प्लैंक्स कांस्टेंट क्या कहा जाता है, कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सवेरे तो बहुत लोग बता रहे थे कि सर देखिए ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे। देखते हैं आप में कितने लोग बता पाते हैं। कौन सी? क्या करेंगे बोलिए? स्लोप निकाल लेंगे। तो एक आदमी कह रहा है कि सर आप इसका स्लोप निकाल लीजिए ना। तो जैसे मान लीजिए कि एंगल अगर कितना है, थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू h बाई ई। अभी ना थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है, स्लोप जो था वो h बाई ई ही ना आ रहा था। बोलो, अब रही बात है tan थीटा की, तो tan थीटा का मतलब हो गया, इस वाले ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो। कौन से ट्रायंगल को? इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1.23। तो लिखा जाएगा 1.23 डिवाइडेड बाई, बताइए बेस कितना है? तो बेस 8 में से 5 घटाना ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 14 माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर 14, ठीक है, इज इक्वल टू h बाई ई। और e की वैल्यू को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नहीं निकल जाएगा। e की वैल्यू को इधर ले जाइएगा तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई, ये 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3 इंटू 10 टू दी पावर 14,
और आंसर इधर लिख दीजिएगा जूल सेकेंड, हाँ लास्ट में लिख दीजिएगा ये आ रहा है 6.626 इंटू, कौन कैलकुलेट थोड़े करने जा रहा है, हमको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो 10⁻⁻34 जूल इंटू क्या सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, ये एक तरीका है। बोलो और भी तरीके हो सकते हैं, बताइए। ये जो चीज है, ये जो चीज, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, और ये एक गिवन फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V नॉट है। तो हम आइंस्टीन के इक्वेशन पर चले जाएंगे, हम लोग लिखेंगे H इंटू न्यू बराबर होता है H इंटू न्यू नॉट और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे EV नॉट लिख लेंगे, और हमको निकालना है कि H निकालना है। तो एक काम करो ना, तुम इसको उधर लेके चले जाओ और H को कॉमन ले लो, तो न्यू माइनस क्या न्यू नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू वी नॉट होगा, और यहाँ से H बराबर हो जाएगा E वी नॉट डिवाइडेड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट। ध्यान से देखो ना, एग्जैक्टली वही हुआ है। अरे इस E को इधर लेके चले जाओगे तो तुमको नहीं लग रहा है ये लिखा हुआ है E इंटू वी नॉट और डिवाइडेड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि tan थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप आइंस्टीन के इक्वेशन से भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए देख लीजिए। दोबारा कुछ पूछना है? अरे इसमें दोबारा कुछ पूछना है ना? नहीं पूछना है तो ये क्वेश्चन आप करिएगा अपने से, ठीक है। इसका ग्राफ आपके किताब में दिया होगा, यहाँ गलती से छूट गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मैटर वेव की। चलो सुनो इधर देखो, मैटर को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पदार्थ बोला जाता है। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोला जाता है, और इसका डेफिनेशन होता है कि वो चीज जिसको हम टच कर सकें, जिसके पास मास हो, जो जगह छेकता हो ना। तो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट ये है कि एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका द ब्रोई नाम था। ब्रोगली पढ़ना चाह रहे हो? पढ़ लो, ठीक है। हालांकि इसको बोला जाता है द ब्रोई बोला जाता है, ब्रोई प्रोनाउंसिएशन होता है इसका सही, लेकिन आप डी ब्रोगली आप इसको बोलिए, भोजपुरी में इनको डी ब्रोगली ही बोला जाएगा। तो इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया ना, एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब हुआ कि इन्होंने कुछ प्रूफ नहीं किया, बस एक मान्यता इन्होंने बताई कि ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है सुनो। शुरू में लोग लाइट को एक वेव मानते थे, क्या मानते थे? जिसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह हम लोग एक्सप्लेन कर पाते थे। बाद में फिर लाइट को माना जाने लगा पार्टिकल। आइंस्टीन के आने के बाद लाइट को पार्टिकल माना जाने लगा कि लाइट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। तो फिर बाद में कहा गया कि इसका मतलब है कि लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो द ब्रोई ने कहा कि जब लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, इसका मतलब हर पार्टिकल के पास भी पार्टिकल नेचर भी होगा तो वेव नेचर भी होगा। जा नहीं समझ में आया ना? हाँ सुनो, लाइट अगर एक वेव है, लाइट क्या है? और वेव होने के साथ साथ अगर वो एक पार्टिकल है, इसका मतलब हर पार्टिकल भी पार्टिकल होने के साथ साथ एक वेव है। जैसे हम लोग क्या है, पार्टिकल हैं कि वेव हैं? हेलो, लेकिन जब हम लोग भी मूव करेंगे ना, तो पार्टिकल होने के साथ साथ हम लोग भी वेव नेचर ही शो करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। बाद में ये चल के प्रूव भी हुआ कि हाँ ऐसा होता भी है। सही में पार्टिकल्स मूव करते समय वेव नेचर शो करते हैं। बोलिए ना? हाँ। तो लोगों ने पूछा कि अगर तब अब ये हाइपोथेसिस के बाद अब उनसे सवाल होगा ना, तो लोगों ने ये सवाल किया कि अगर पार्टिकल एक वेव भी है मूव करते समय, तो उसका वेवलेंथ बताओ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल जो m मास का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और तुम बोल रहे हो कि मूव करते समय ये वेव नेचर शो कर रहा है, तो बताओ इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो देखो अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया। इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जो वेव होता है ना, उस वेव का लैम्डा होता है h/p, प्लैंक्स कांस्टेंट अपन मोमेंटम। अब लोग भुला गए तुम लोग। देखो
मैंने कहा था कि इसको याद रखना। क्या होता है लैम्डा? ना जा सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। हाँ, P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है H अपॉन लैम्डा। H अपॉन क्या, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने कि लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं उनको फोटोन बोला जाता है। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? तो H अपॉन लैम्डा होता है। उन्होंने यही से दिमाग लगा लिया, उन्होंने कहा जब P बराबर H अपॉन लैम्डा तो लैम्डा बराबर H अपॉन P, ये हो गया। नहीं, क्रेडिट गोज टू डी ब्रोगली, ठीक है? तो ये वहां तक जाना चाहिए, काहे कि पहले ही तुम इनका नाम बिगाड़ दिए हो, तो इनकी आत्मा वैसे ही बेचैन होगी, तो कम से कम ये तालियों की गड़गड़ाहट से उनको थोड़ा सुकून मिला होगा, तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया। अब सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई m मास की चीज अगर v वेलोसिटी से मूव करे तो उसका मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो बाबू लैम्डा हो जाएगा h अपॉन m इंटू v, ऐसा करके हो जाएगा। क्लियर है? h अपॉन m इंटू v करके हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि क्या हम अपने डेली लाइफ में, शांत रहिए, क्या हम अपने डेली लाइफ में इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं क्या? कैसे? कोई एक आध कोई एग्जाम्पल बताइए। नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलता है कि सर देखिए जब हम बहुत तेज बाइक चला रहे थे ना सर, तो ऐसा लग रहा था कि हम ऐसा पताने लग रहे थे, ऐसा बोलता है सर। तो बहुत तेज चला रहे थे, ऐसे हम करने लगे थे सर। ये एक बहुत ही बकवास एग्जाम्पल है। इसमें होता यह है ना कि जब हम बहुत तेज बाइक चला रहे होते हैं और गलती से भी, एक मिनट इधर देखो, गलती से भी हमारा बैलेंस हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना, तो उस बैलेंस को सुधारने के चक्कर में हमको ऑसिलेट करना पड़ता है। वो डी ब्रोगली वेवलेंथ वहां से तुमको नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो सही जवाब तो ये है कि हम अपने डेली लाइफ में जितने भी पार्टिकल्स देखते हैं उनमें हम कभी भी ये वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ कितने केजी की चीज ले ली जाए? बोलो, 1 केजी का ले लिया जाए। चलो 1 केजी का एक चीज ले लेते हैं हम लोग, मास ले लेते हैं 1 केजी, और बताइए हम इसको किस वेलोसिटी से मूव करा दें? कि कितना 10 मीटर पर, इन्होंने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड लीजिए सर। तो चलिए हम इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। ये भी मूव करते समय वेव नेचर शो करेगा, कुछ तो इसका वेवलेंथ होगा ना। फॉर्मूला है h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। चलिए h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास है a का, वेलोसिटी है 10, आंसर आएगा मीटर में। अच्छा, ये 10 और ऊपर जाके इसको बनाएगा 10⁻⁻35 बनाएगा, तो ये आया 6.626 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। इतना वेवलेंथ है इसका, कभी भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे? अरे लाइट जिसका वेवलेंथ बहुत कम माना जाता है उसका भी वेवलेंथ नैनोमीटर में होता है। 400 नैनोमीटर का मतलब हुआ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। लाइट जिसके वेवलेंथ को बहुत छोटा माना जाता है उसका भी वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का है। आई पार्टिकल का वेवलेंथ आ रहा है 10⁻⁻35 मीटर के ऑर्डर का। ये तुम्ही से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो हम अपने डेली लाइफ में कभी डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं करते, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्लियर है? इसका मतलब हुआ इसके पास देखो वेव नेचर तो है, लेकिन इसका वेव नेचर हम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसका वेव नेचर डोमिनेटिंग नहीं है। अरे बोलो, इसका कौन सा नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग है? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर ज्यादा डोमिनेट? पार्टिकल। क्यों पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग है? क्योंकि इसका मास अच्छा खासा है। तो बाबू अगर मास अच्छा खासा हो तो पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होगा, वेवलेंथ अच्छा खासा हो तो वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा। बोलिए, और इसका क्या अच्छा खासा है? मास आ जाओ, पार्टिकल नेचर इसका डोमिनेटिंग, वेव नेचर लगभग इसके पास नेग्लेजिबल है लेकिन नेग्लेजिबल है। अब आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा भारी पार्टिकल हो गया था ना, कुछ हल्के पार्टिकल्स की बात करते हैं।
एंड द सबसे हल्का पार्टिकल जो अभी तक हम जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो बाबू अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और इसकी वेलोसिटी होती है 2 इंटू 10⁻। शांत रहिए। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है ना, उसकी वेलोसिटी होती है 2.2 इंटू 10⁻6। 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो चलो 0.2 को थोड़ा मैंने नेगलेक्ट किया, अरे बोलो ना, तो सिर्फ 2 इतना लिख दिया। अब हम इसका थोड़ा सा लैम्डा निकालना चाहेंगे, तो h अपन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो मास की जगह पे हम लोग लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31। अब वेलोसिटी की जगह पे, अच्छा h की जगह पे भी पुट कर ही लो लगे हाथ, तो क्या दिक्कत है। 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, शांत रहो। और वेलोसिटी कितना है, 2 इंटू 10⁻, बोलो 6 है। और आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये लगभग 9 दूनी कितना 18 होगा। अच्छा इसको भी लगभग 10 मान लिए, क्या दिक्कत है। अरे हमको ऑर्डर ही तो देखना है, 10 मान लेते तो ये 20 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 20 इसको काटेगा तो 3 पॉइंट समथिंग 3 टाइप का आएगा, 313, चलो ठीक है ये भी ले लो। और इनटू, चलो पावर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 10⁻⁻34 में से 10⁻⁻31 गया, कितना बचा, 10⁻⁻3 ना। और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, तो 9 और यहाँ भी एगो 10 है बाबू, इसको भी भेजो ऊपर, तो 10⁻10 मीटर ना। चाहे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 0.33 नैनोमीटर। अब एक बात बताओ, ये क्या बहुत ज्यादा कम लैम्डा है क्या, नैनोमीटर का ऑर्डर का आया है, ठीक ठाक है। अरे लाइट में भी नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है, तो क्या उसके वेवलेंथ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तब वेव ऑप्टिक्स कभी हम लोग पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। ओ माय गॉड, अरे लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है ना, 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर, तो इसका भी वेवलेंथ कुछ नैनोमीटर में ही ना आया है क्या। हाँ कहाँ ध्यान है रे तुम लोगों का। इसका जो वेवलेंथ है वो भी तो नैनोमीटर में ही ना आया है क्या। इसको बहुत कम बोलेंगे हम लोग, इतना कम बोलेंगे नेगलेक्ट कर देंगे हम इसको ना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ठाक वेवलेंथ आया है। पता है इसमें क्या बहुत कम है, इसका मास बहुत कम है, 10⁻31 kg। आप बताइए इस केस में कौन सा नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, पार्टिकल नेचर की वेव नेचर। है दोनों नेचर, मास है तो पार्टिकल नेचर है और वेवलेंथ है तो वेव नेचर है। विच नेचर इज मोर डोमिनेटिंग। इस केस में पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग था, उस केस में वेव नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग है। बात समझ रहे हैं। तो वेव नेचर उन पार्टिकल्स का ज्यादा डोमिनेटिंग होता है जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं। भारी पार्टिकल्स में हम वेव नेचर नहीं देख पाते हैं, होता तो है लेकिन देख नहीं पाते हैं। यहां से देखो एक सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं कि वो क्या नाम हुआ था उनका, रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा, चलो इधर देखो, रदरफोर्ड ने कहा कि सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, छोटे से हिस्से में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो ऐसे रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो लोगों ने उनसे ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रही हैं तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, बोलिए। और शिवम सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते समय बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, शांत रहिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, अरे यार, चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ जाए, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर वेरिएबल हो जाए, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसा है
तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि मोशन में है। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी अगर इसका एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है, तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं कि नहीं? ईएम वेव्स भी निकलती हैं। तो बाबू इसमें से भी तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी भी जो वेलोसिटी है वो तो वेरिएबल ही ना है। अरे इसकी भी वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल ही ना है, बोलिए। तो इसका मतलब इसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो इसका रेडियस लगातार, अरे रेडियस लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। याद है ये ड्रॉबैक वगैरह। रदरफोर्ड इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों नहीं होता है, बोलिए। इसीलिए ये चीज चला गया रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में। उसके बाद आए नील बोर। हाँ, अगले चैप्टर में ये भी देखेंगे और नील बोर ने क्या क्या वो भी देखेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा बस ट्रेलर में आपको दे रहा हूं। नील बोर ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं होता है, होता कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। देखिए यहां पर ना हर पॉसिबल ऑर्बिट है। अगर ये मान लीजिए 1 मीटर है, क्या हुआ है? ठीक है, ये अगर कितना है बताओ? चुप रहो एकदम। ये कितना है बताओ? 1 मीटर है। तो कहने का मतलब आप 0.9 मीटर भी ढूंढिएगा तो इसमें मिल जाएगा। ये कुछ हो सकता है थोड़ा सा उससे कम हो, 0.9, 0.8 भी मिल जाएगा। अरे बोलो। हाँ, आप खोजिएगा तो 0.5 भी मिलेगा, खोजिएगा 0.4 भी मिलेगा, सब मिलेगा। अरे लगातार ना रेडियस कम हुआ है इसका, अचानक से कम नहीं हुआ, इसका रेडियस लगातार कम हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो ऐसे केस एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो हर पॉसिबल रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। या तो वो इसमें रिवॉल्व करेगा ना तो सीधे इसमें करेगा। अरे बोलिए, ऐसा नहीं होगा कि बीच में भी जाके वो रिवॉल्व करे। प्लेनेटरी मोशन में ऐसा हो सकता है। धरती की स्पीड को हम थोड़ा बढ़ा और घटा देना तो उसका रेडियस बढ़ और घट सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा, हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर रिवॉल्व करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये उस समय हम लोग देखेंगे ऐसा होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन अपने इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता है। उन्होंने ये अपने पोस्टुलेट में बताया कि ऐसा होता है, लेकिन जवाब तो वो भी नहीं दे पाए कि क्यों आखिर सर्कुलर मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका जवाब अब हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो पार्टिकल नेचर से ज्यादा वो क्या शो करता है? वो वेव नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर उसका ना के बराबर होता है। आप उस ऑर्बिट को देखिएगा तो आपको कोई पार्टिकल ना दिख के पूरे ऑर्बिट में एक डिस्टरबेंस टाइप का दिखेगा खाली ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थियरी है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए है। किसके लिए है? और इलेक्ट्रॉन मूव करते समय पार्टिकल है ही नहीं, वो वेव बन चुका है। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं कर सकता। हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, हमने देखा कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट, शांत रहो कोई नहीं बोलेगा अभी। m मास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ पूछूंगा तभी बोलना, बीच में भुनभुनाहट नहीं सुनाई देना चाहिए। ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ये जो वेव नेचर शो करेगा उसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? तो देखा हम लोगों ने h अपॉन क्या? p और h अपॉन m इंटू v। अब सुनिए, हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये बात जानते हैं, ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया है। कब प्रूफ कराया है? जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो उसका रेडियस आया था mv अपॉन qv, जिसमें mv को हम लोगों ने मोमेंटम कहा था, और मोमेंटम की जगह पे हम चाहे तो √2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, ये याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए।
तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं लैम्डा का देखो एक और फॉर्मूला आ गया, h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। हम ये भी बोल सकते हैं। एक चीज और मैंने आपको बताया है कि अगर किसी q चार्ज को v पोटेंशियल पे एक्सेलरेट कराया जाता है, ठीक है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो होता है q इंटू वी। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू क्या, v। तो ये भी लैम्डा का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर क्या, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनकी बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे कमरे में गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि वो रेस्ट में तो है नहीं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसको थर्मल मोशन भी बोला जाता है। और ये जो मोशन है इनका किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इनका मोशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना, टेम्परेचर को घटाइएगा तो मोशन स्लो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और फॉर्मूला होता है 3/2 इंटू के इंटू टी। के को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और टी जो है वो टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है। और किस में है, तो इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन है, सही है। तो अगर हमको पता करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है किसी भी गिवन टी टेम्परेचर पे, तो आप वो टेम्परेचर यहां रख लीजिएगा, के की जगह पे ये वैल्यू है पुट कर लीजिएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको उस चीज की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/2 k इंटू क्या, t। ये कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 3m k इंटू t। तो हम इन सारे फॉर्म्स में याद रखेंगे, लेकिन हमको रटना बस यही है, h अपॉन क्या, p। बाकी ये सब अपने से आएगा। अरे बोलो, हमको पता ना h अपॉन p, तो p का मतलब m इंटू v होगा, तो ये अलग से रटने की जरूरत नहीं है। और ये याद रखना है कि मोमेंटम का मतलब होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये चीज याद रखना है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अरे तो हम लोग p की जगह पे अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी रख देंगे। ये भी याद रखना है कि अगर q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट कराया जाता है तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, q इंटू v। तो जब हम ये लिख ही लिए हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो बस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमको q इंटू v लिख लेना होगा, तो ये आ जाएगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी अनचार्ज, जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है तो उसका अच्छा तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिए। अनचार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो 3/2 kT। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 3/2 kT रख के और चाहे तो अपने से ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मन करे तो पकड़ के रट लेना सबको, क्या दिक्कत है। तो आप देखिए ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। अरे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, फ्रीली मूव कर सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे थोड़े मूव करते हैं। ठीक है, अब सुनो, मान लो कि हमने Q चार्ज को, किसको, Q चार्ज को V पोटेंशियल पर एक्सेलरेट कराया है, बोलो। और हम ये जो Q चार्ज है वो ले रहे हैं किसको, अच्छा पहले तो फॉर्मूला बता दो, लैम्डा का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, तो h अपॉन अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे Q इंटू V ना आएगा। अब हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो लैम्डा जब लिखिएगा तो क्या लिखेगा, h तो h होगा, और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बताइए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E होता है, और फिर V लिखेंगे। अब देखो इसमें हमको h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल सेकेंड। हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। हमको E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस
19 कूलम, ठीक है। तो आप H की जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, और 2 तो खैर एक कांस्टेंट है ही, सबकी जगह पे वैल्यूज पुट करोगे तो कोई नंबर ही ना मिलेगा, और वो नंबर हमको मिलता है 12.27 एंगस्ट्रम, और नीचे में बस रह जाएगा अंडर रूट वी। तो हम डायरेक्ट ये चीज याद कर लेंगे, हम डायरेक्ट ये चीज याद कर लेंगे, ताकि अगर हमको कभी ऐसा बोले कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 9 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराया गया, बोलो ना, अरे इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट पे, तो बताओ एक्सेलरेट करने के बाद उसमें मूवमेंट तो रहेगा ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है। तो अगर अब तुम बताओ कि अगर ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं है तो तुम क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब H की जगह पे डालोगे, मास की जगह पे वो डालोगे, Q की जगह पे, और फिर V की जगह पे ये 9 डालोगे, तुम बर्बाद नहीं हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा एक नंबर में पूछेगा, एक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत टाइम किल होगा आपका, और वो भी ऊपर से देखो घूंघट वाला भी कुछ झंझट है इधर, तो इसको भी सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बढ़िया हमको डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना 9, बस हो गया। अब अंडर रूट 9 3 होता है, 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 3.09 आएगा, अच्छा 4.09 आएगा, हाँ 4 3 12 होता है, 4 पॉइंट कितना 09, इतना एंगस्ट्रम देखो एक लाइन में आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको याद रखिएगा, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर प्रोटॉन बोल दे तो प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे, H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे, बोलिए। और उसके बाद प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है, वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, और उसके बाद आप क्या लिखेगा, V की जगह पे तो V ही रहने दीजिए। अब H की जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इतना होता है। तो आप वो डाल दीजिएगा, ये सब डाल डुल के जब आप इसको निकालिएगा तो बताइए आंसर कितना आ रहा है, 0.86, अच्छा 0.286 इतना एंगस्ट्रम, और डिवाइडेड बाई क्या V आ रहा है। तो ये है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम देने जाना है तो आप ये भी याद करके जाइएगा, क्या ठिकाना कहीं इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन दे दे। उसके बाद अगला कौन सा है बताओगे, अल्फा पार्टिकल है। तो बाबू अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है He2+ ना, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है। तो अगर मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कहिए, अच्छा है 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कहिए, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, बोलो प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। अब हीलियम के न्यूक्लियस में 4 लोग न रहते हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 लोगों का मास लिखना होगा, और चारों का मास सेम होता है। तो या तो आप 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बोलिए, नहीं तो 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके केस में, सॉरी लैम्डा, लैम्डा निकालना होगा तो क्या लिखोगे, H अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब Q की जगह पे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इंटू भी लिखोगे। अच्छा बाबू एक और चीज बता दूं मैं आपको, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, चार्ज ऑफ अल्फा 2 ही ना होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास 2 गो प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के पास E, दूसरे प्रोटॉन के पास E मिलके कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल सब पुट पाट करने के बाद आपको मिलेगा 0.101 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई अंडर रूट V। तो अल्फा पार्टिकल भी पूछ सकता है आपसे, और बिल्कुल आप इस भरोसे मत बैठिएगा कि जब पूछेगा तो हम इसमें पुट करके तब आंसर ले आएंगे, जी नहीं। अगर इस भरोसे है तो उससे बढ़िया है थोड़ा मेहनत करके, इलेक्ट्रॉन वाला और प्रोटॉन वाले से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है,
अल्फा पार्टिकल। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो याद कर लीजिएगा। तो काहे के लिए इसको भी छोड़िएगा, अभी इसको भी याद कर लीजिएगा। रही बात न्यूट्रॉन की, किसकी बात रही बताइए? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम v पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। न्यूट्रॉन एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन के लिए अब हमको टेम्परेचर वाले फॉर्मूले पे जाना होगा। तो बताइए h बराबर कितना हो, यार लैम्डा बराबर कितना होता है? h अपॉन अंडर रूट, तो 3m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू क्या, t हो जाएगा। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी देखिए, आपको पता है कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। तो आप h की जगह पे 3 है ही, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है ही, अरे मास ऑफ न्यूट्रॉन ही ना होगा, k की वैल्यू पता, सब पुट करिएगा, कितना आ रहा है? 30.86 एंगस्ट्रम और डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या, टेम्परेचर। सही है। अब टेम्परेचर देगा आपको न्यूट्रॉन के केस में, तो आप वहां पुट कर लीजिएगा और उसके बाद कैलकुलेट करके वहां का हम लोग लैम्डा ला लेंगे। ठीक है, बताइए ये क्या बोल रहा है? बिहारी बोर्ड का होगा, ये छूट गया है गलती से। आंसर पर ध्यान दो ना, आंसर पर, सारा दांची यारना निकल जाएगा जब। बताओ क्या होगा, क्या बोल रहा है ये? क्यू चार्ज को एक्सेलरेट किया गया है वी पोटेंशियल पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी। और हमने क्या पढ़ा है? लैम्डा बराबर हमने एच अपॉन पी ना पढ़ा है। अब पी का मतलब होता है अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी ना है, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्यू इंटू वी, तो एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू भी। बताइए कितना हो गया? सी हो गया। ये बोलिए क्या बोल रहा है? What are the momentum and the Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मोमेंटम पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी दिया है। नहीं समझ में आया? तो पहले काइनेटिक एनर्जी दिया है, मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम बराबर होता है अंडर रूट 2m और क्या, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे डाल देंगे जो भी दिया है। तो बताओ कितना है? रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूं। 2 है तो 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है ना, कितना लिखेंगे? 9.1। छोड़ दीजिए, 1 मत लिखिए, 9 रहने दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 बन के बाहर निकल जाएगा। 9.1 डाल दीजिएगा। हाँ, तो अब माइनस कितना? 31 kg। अब सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोमेंटम हमको केजी मीटर पर सेकंड में लाना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को ही प्यार से बोला जाता है क्या? तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वोल्ट को हटा लीजिए क्योंकि ये यूनिट का पार्ट है, तो अब जाके जो आपका आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? केजी मीटर पर सेकंड में। ये आपको पता नहीं समझ में आए कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना। तो ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना दिया था, तो इसीलिए मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जिसको ई ही बोला जाता है उसे मल्टीप्लाई का। अब ये चीज जूल में बदल चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी जूल में रखिएगा तब ना मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड में आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? है 9 क्या बन के बाहर निकलेगा? 3। अब बताइए ई बन के बाहर निकलेगा, तो ई का मतलब कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना हो जाएगा? चलो ठीक है, सही है। अरे बोलिए। उसके बाद ये देखिएगा, ये 10⁻31 और ये 10 यहां से दे दीजिए इसको। 10⁻30 10⁻−15 बन के बाहर निकलेगा। 10⁻30 10⁻−15 बन के बाहर निकलेगा। फिर बताइए और क्या बच रहा है? सब तो निकालिए दिए, तो 12 दूनी 24 बच रहा है। तो 24 भी 6 चौका 24 होता है,
तो उसका 2 बाहर निकाल दोगे तो अंडर रूट खाली 6 ना बचेगा। और याद रखना अंडर रूट 6 लगभग 2.5 होता है। 0 पॉइंट सॉरी 2.449 होता है, तो लगभग 2.5 याद कर लीजिए, ठीक है। तो हालांकि तो ये तो निकाल भी लोगे तुम लोग, है कि नहीं, क्योंकि रूट अंडर 2 की भी वैल्यू पता है 1.414 और रूट अंडर 3 की भी वैल्यू पता है 1.732। मल्टीप्लाई कर लेना अपना ना, तो ये मल्टीप्लाई करके अब आप आंसर ला सकते हैं। मतलब अब इतना भी बहुत खतरनाक नहीं हो गया। ये खतरनाक होता है डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना खतरनाक, वो बस टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने मोमेंटम निकाल लिया और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है तो एच अपन मोमेंटम कर लेंगे, नहीं आ जाएगा, बाप रे बाप, ठीक है। व्हाट इज डी ब्रोगली वेव? तो जब भी कोई मैटर मूव करता है तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। इसी को तो उस समय उसके द्वारा जो वेव बनाया जा रहा है उसी को बोला जाएगा डी ब्रोगली वेव, ठीक है। एंड उसका बताइए मोमेंटम कितना, सॉरी वेवलेंथ कितना होता है, तो एच अपॉन मोमेंटम। अरे एच अपॉन क्या, मोमेंटम लिख देंगे, हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, शो दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये शो करने को बोल रहा है, कर देंगे। अरे एच अपॉन अंडर रूट 2m के ही तो करना है। अरे यहाँ जो ई है ना रे बाबू, वो काइनेटिक एनर्जी है, तो बस इतना प्रूव कर लेना कि मोमेंटम जो होता है वो अंडर रूट 2m ई होता है। अच्छा रुको, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, तो ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाफ को रहने दो, ये m इंटू भी का होल स्क्वायर हो गया, और m इंटू भी के होल स्क्वायर को ही ना मोमेंटम बोला जाता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपन क्या m हो गया, और ये 2m को इधर भेज दो, स्क्वायर को इधर ला दो, तो p बराबर अंडर रूट 2m, और e नहीं हो गया। अब हम बोलेंगे कि सिंस लैम्डा होता है h अपॉन क्या p, तो इसका मतलब हुआ हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m a, एक नंबर का ही है ये, ठीक है। मैंने इसमें चैलेंज बस इतना था कि आपको प्रूव कर देना था कि क्यों मोमेंटम इतना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग ये ला सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है, व्हाट इज द ब्रोई वेवलेंथ विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 100 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराएगा, लैम्डा पूछ रहा है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट हम लोगों ने याद कर लिया है, क्या याद कर लिया है, 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, कितना हो गया 100 हो गया, 10 आएगा, 10 ऊपर जाके 1.227 एंगस्ट्रॉम नहीं हो गया, देख रहा हो एक लाइन में आ गया, इसीलिए मैंने बोला याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट, जो भी पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है बस, तो काइनेटिक एनर्जी हमको दे दिया कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी है, बोलिए, हाँ तो 3.4, और ई तो रहने दीजिए, लेकिन हम इसको जूल में ना बदलेंगे, तो जूल में बदलने के लिए एक और ई से मल्टीप्लाई कर, अब ये जूल में बदल चुका है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो किस में आने वाला है, मीटर में आ जाएगा। जब हम चलो छोड़ो हटाओ, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3.4, बोलो, और ई स्क्वायर तो ई बन के बाहर निकलेगा। अच्छा इसको भी तुम क्या करना, 9 ही मान लेना, और ये ई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ई स्क्वायर ई बन के बाहर निकलेगा, 9 3 बन के बाहर निकलेगा। अरे बोलिए, अब वो कितना हो जाएगा, 34 दूनी कितना, 68 हो जाएगा। तो 68 के आसपास ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा 64 से ज्यादा है और 9 का 81 से बहुत कम है, तो आई थिंक कि 8.2 या 3 आप अपने मन से ले सकते हैं। जब आप डेसिमल को भी हट, मतलब अब कैलकुलेट करना तुम यार, अब इसमें मैं क्या बता दूं, ठीक है।
ये आखिरी क्वेश्चन है क्या? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? v, ठीक है, इक्वल टू द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ कितना? ओ, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इतने वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतने वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी के बराबर है। तो बताइए फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ के ऑर्डर में कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ के टर्म में कितनी होती है? hc अपॉन लैम्डा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, hc हमने याद किया है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दिया हुआ है? 5460 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, इससे आप इसको काट लीजिए। तो यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको द ब्रोई वेवलेंथ बताना है, तो h अपॉन वाई ना करिएगा 2m और काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, पहले उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा E से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल।